Hello student, this is the video number 8 of alternating current। बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है एसी जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। तो आपने देखा, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पहले से बना हुआ है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी लूप को या किसी कॉइल को जब हम क्या करते हैं, सूटेबल तरीके से उसको हम रोटेट करते हैं, तो उस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच के जब एंगल चेंज होता है तो वहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट जो है इंड्यूस्ड होते हैं। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एनीवे, मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन करके बताऊँगा कि किस तरीके से जो है हम लोग एसी जनरेट करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड को बनाना पड़ेगा, है ना। जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तभी आप जो है कि उसमें किसी कॉइल को आप रोटेट कर सकते हो। तो देखो बेटा जी, ये आपके पास क्या है, ये आपका जो है एक मैग्नेट है जिसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। ये आपका एक दूसरा मैग्नेट जिसका साउथ पोल आपका सामने यहाँ रखा हुआ है। तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल करके साउथ पोल में एंटर करती है। तो ये सेटअप आपका यहाँ लगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या बन रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना। अब इसमें हमने एक कॉइल ले लिया है, रेक्टेंगुलर कॉइल लिया हमने इस तरीके से। ठीक है ना। अब इस कॉइल को अगर हम इसमें रोटेट करेंगे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट करते हैं, देखो इस कॉइल की जो एरिया वेक्टर है पहले तो ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगी आपको, जिस प्रकार से रखा है 2D में ये। ठीक है ना। जब इसको रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल, इस लूप की जो एरिया वेक्टर है उसमें आपको चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। ठीक है बेटा जी। तो इस लूप में आपको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ये आपको पता है। और करंट फ्लो, क्योंकि फ्लक्स, जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो अल्टरनेटिंग करंट इसमें प्रोड्यूस होगी और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर बल्ब है, ये बल्ब को ग्लो करना चाहिए, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ना। ये तो आपको पता है कि जब लूप रोटेट करेगा तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों डेवलप होंगे और इस लूप के अंदर फ्लो भी करेंगे। सर्किट को हमने कंप्लीट करके यहाँ पर बल्ब लगा दिया है और ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है ना। आपको पता है कि जब कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है। ठीक है ना। तो वो तो मैं करूँगा एक्सप्लेन बाद में, बट अभी देख लो, करंट मान लो इस तरीके से किसी टाइम पे फ्लो किया तो बल्ब आपका ग्लो करेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमने, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर फ्लो कर गई, लेकिन जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो आप देखो जैसे ही रोटेट करेगा ये लूप आपका जब रोटेट करेगा तो आप क्या देखोगे कि ये तो सर्किल ये जो बल्ब आपका तो रेस्ट में है ना, ये जो अगर रोटेट करेगा तो ये जो वायर्स आप देख रहे हो, 2 वायर्स, 2 ये आर्म्स निकले हुए हैं, ये आपस में लिपट जाएंगे। जब ये रोटेट करेगा तो ये क्या करेंगे, ये आपस में लिपटते चले जाएंगे और करते करते ये पूरा का पूरा वायर ही टूट जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका रोटेशन भी होता रहे, ये आपस में लिपटे ना, ये पॉसिबल तो है नहीं, जो सर्किट ऐसी बनाई गई है। और रोटेट करेंगे तभी तो करंट इसमें डेवलप होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये जो दोनों आर्म्स हैं जो आपने कनेक्ट किए हुए हैं, रोटेशन के टाइम पर ये आपस में लिपटे ना, अदरवाइज क्या है कि लिपटते लिपटते इसकी बहुत ही हाई स्पीड है रोटेट करने की, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और बाद में वायर टूट जाएगा, करंट आपकी सर्किट डिसकनेक्ट हो जाएगी। तो हमें इसको टूटने से बचाना है। रोटेशन करके तो हम क्या है, रोटेट करके तो हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट हम डेवलप कर लेंगे, क्योंकि अब हमको पहले से पता है कि जब कोई सर्कुलर कॉइल क्या है, जब कोई सर्कुलर या कोई सर्किट जो है, क्लोज सर्किट जो है, क्लोज लूप जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से रोटेट कर रहा है कि उसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है और जो क्या है फील्ड है, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो फ्लक्स चेंज होगा और इसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। ये तो हमें पहले से पता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है बेटा जी। ये थोड़ा 2D में आपका डायग्राम था, यहाँ देखिए
यही डायग्राम मैं यहाँ बनाऊंगा। यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ आपका साउथ पोल है। ठीक है बेटा जी। अब देखो क्या किया मैंने, अब जो ये हम निकाल रहे हैं, ये जो हम निकाल रहे हैं आर्म, ये जो वायर आया, इस वायर को हमने इस स्लिप के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर इसको हमने कर दिया कनेक्ट। ये हमने 2 रिंग लगाई है, एक रिंग आपकी मेटल की रिंग है, एक रिंग यहाँ पर है, एक रिंग इसके नीचे है। इसका एक जो आर्म है, एक जो एंड है वायर का, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। जब ये घूमेगा ना तो ये एंड भी इसके साथ घूमता रहेगा ऐसे ऐसे। ये सिर्फ टच किया गया वायर है बस, इसको कांटेक्ट में है बस। जब ये पूरा का पूरा कॉइल घूमेगा तो ये वाला एंड भी इसी रिंग पे टच करता हुआ घूमेगा ऐसे। ठीक है बेटा जी, ओके। अब दूसरे वाले को हमने क्या किया, दूसरे वाले एंड को हम जो है ऐसे हम लेके आए। याद, इसको टच नहीं कराना, इसके ऊपर से, इसके अंदर से निकालना है इसको ऐसे। और फिर इसको यहाँ टच करा देना। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, 2D में डायग्राम, यहाँ इसको हमने टच करा दिया ऐसे यहाँ पर देखो। अब आपको ये देखना होगा बेटा जी, ये जो मैंने वायर निकाला हुआ है, ये जो मैं वायर निकाला हूँ, ये वायर इस वाली पहली वाली स्लिप को नहीं टच कर रहा है। ये स्लिप के अंदर से, रिंग के अंदर से जो है जाता हुआ इसको जाके टच कर रहा है। मतलब ये रोटेट करेगा तो ये वाला पार्ट इस पर रोटेट करेगा ऐसे ऐसे, टच करता हुआ तो रोटेट करेगा। अब देखो ये पूरा का पूरा कॉइल रोड चलेगा, रोटेट करेगा। मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसकी एक्सिस ऐसे बना देते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो आपको समझ में बात आ जाएगी। यही ये जो रिंग लगा रहे हैं बस इसीलिए लगा रहे हैं कि ये दोनों वायर आपस में लिपट ना जाएं। ठीक है ना, रोटेट भी करे। और इसमें क्या है कि नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये आपको, अगर आपने ओमेगा से रोटेट किया तो ये कॉइल ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला जो है पार्ट आपका इस तरीके से इस रिंग के साथ टच करता हुआ घूमेगा ऐसे, और ये वाला पार्ट ऐसे घूमेगा टच करते हुए। मतलब ये दोनों के दोनों जो वायर के एंड है इसी रिंग पे ऐसे रोटेट करेंगे। ये मेटल की रिंग है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना। और देखो आपस में लिपट भी नहीं रहे हैं, तो लिपटने से बचाने के लिए हमने क्या लगा दिया, स्लिप रिंग लगा दिया। ठीक है बेटा जी। और इसको मान लिया ये B1 है, ये रिंग, इसको मान लिया ये R1 है और ये R2 है, या S1 S2 कुछ भी ले सकते हो आप, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है बेटा जी। तो पहला हमने R1 लिया, और स्लिप रिंग्स हमने क्यों लिया ये भी आप समझ गए। अब मैं देखो आगे चलूँगा। ठीक है बेटा जी। अब हमने क्या किया, अब हमको क्या करना है, देखो यहां पर हमको एक लगाना है, मेटल का ब्रश लगाना है। मेटल ब्रश यहां लगाना है ऐसे, इसको टच करता हुआ। ठीक है ना, और एक दूसरा मेटल ब्रश हमको ऊपर लगाना है ऐसे। ये मेटल का ब्रश है। ठीक है ना। अब देखो जो इस वायर में जो भी पोटेंशियल होगा इसको टच कर रहा है। तो अगर मान लो ये वाला जो इस वायर का जो ए वाला पॉइंट यहाँ चला आया, यहाँ चला आया, देखिए रिंग तो मेटल की है, तो जो रिंग का पोटेंशियल होगा, जो इस वायर का जो पोटेंशियल होगा वही, क्योंकि रिंग के हर पॉइंट को टच कर रहा है तो वही इसका पोटेंशियल होगा। और इसी रिंग के साथ जो है मेटल ब्रश टच कर रहा है तो मेटल ब्रश का भी वो पोटेंशियल होगा, है ना। और इसका भी देखो, इस वायर में जो पोटेंशियल होगा, मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी होगा, वो रिंग को टच कर रहा है तो रिंग भी मेटल का बना हुआ है। आपको पता है कि एक बार उसने रिंग मेटल को टच कर दिया तो मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और वही, और इस रिंग के साथ ये ब्रश आपका टच में है, इसको B1 ले लिया हमने, इसको B2 ले लिया हमने। इसका ये मतलब होगा कि अगर हम यहाँ से क्या है, हम यहाँ से एक वायर निकालते हैं ऐसे है, इस वायर को ला करके यहाँ पर बल्ब की जो बल्ब लगाते हैं, हमारा रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, बल्ब लगा दिया हमने, और इसको ला के हमने यहाँ लगा दिया ऐसे। ये आपका मान लो बल्ब है या रेजिस्टेंस है। तो आप देखो जो है कि जब ये रोटेट करेगा फील्ड में, ये फील्ड आपकी है ऐसे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें डरने की बात नहीं बेटा जी। अब ये जो रिंग क्या है, ये जो आपका लूप है, इसमें रोटेट करेगा, तो ये रोटेट करेगा, देखो ये भी रोटेट करेगा इसी पे, ये वाला एंड इसी रिंग पे रोटेट करेगा। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये करंट ऐसे फ्लो करती हुई आएगी और ये ऐसे आएगी फ्लो करते हुए। अब रिंग तो बनी हुई है, इस पर ही अब देखो ये आपका मेटल है, मेटल इसको पाथ प्रोवाइड कर देगा, तो ये करंट ऐसे निकल जाएगी।
अब ये वाला एंड चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, लेकिन पूरे के पूरे रिंग पे तो एक ही करंट होगी ना, एक ही पोटेंशियल होगा। और ये इसी रिंग से ये आपका मेटल कनेक्टेड है, तो हमेशा करंट इधर से फ्लो कर जाएगी और यहाँ आ जाएगी, ऐसे मान लो इस तरीके से। और करंट फ्लो करती करती करंट को क्लोज पाथ चाहिए, और ये करंट इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, तो ये करंट क्या यहाँ से निकल जाएगी ऐसे, और फिर देखो ये पाथ को कंप्लीट कर देगी ऐसे। अच्छा, ये इस पर रोटेट कर रहा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो रिंग को टच करता हुआ रोटेट कर रहा है, तो हमेशा करंट इससे निकलती रहेगी, चाहे ये वाला पॉइंट यहाँ रहे, ये देखो, चाहे ये वाला पॉइंट यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, कहीं भी रहेगा ये वाला एंड, उससे करंट निकलती ही रहे, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा रिंग इस मेटल के साथ टच में है। तो जो करंट इसमें फ्लो करेगी वही करंट इस वायर के साथ होते हुए फिर चली जाएगी। देखो सर्किट आपकी कंप्लीट हो गई। और ये कंटिन्यूअस क्या करेगा, आपका कॉइल रोटेट करता रहेगा, ये कंटिन्यूअस आपका कॉइल रोटेट करता रहेगा और करंट आपकी फ्लो करती रहेगी। इतनी तो बात तो आपको क्लियर हो गई कि जो ब्रशेस का काम है वो क्या है, जो मेटल आपके जो आपके ब्रशेस हैं उनका काम ये है कि पाथ प्रोवाइड करना करंट को, ठीक है ना। और स्लिप रिंग हमने इसलिए लगाया हो गया है क्योंकि जो दो वायर निकालते हो आप, जिससे हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेके जाना है घरों तक, वो अब वायर आपस में लिपटे ना, वाउंड हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉइल रोटेट कर रहा है, कॉइल जब रोटेट करेगा उसका दो एंड निकालोगे, अब वो दोनों एंड इस तरीके से होने चाहिए कि आपस में वो लिपटे ना, इसलिए क्या हम लोग क्या है स्लिप रिंग का यूज करते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये तो आपका हो गया मैकेनिज्म के बारे में कि हम जो पार्ट इसमें लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, ठीक है बेटा जी। अब देखो, अब सेम डायग्राम है, ये थोड़ा 3D में दिख रहा है आपको, ये 2D में आपका है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो देखो मैंने डायग्राम यहाँ बनाई है, इसको देखो ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने बनाई, वो मैंने अपने, ठीक है ना। देखो ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका कॉइल है, देखो रखा हुआ है, और ये देखो रिंग लगी हुई है, उसका एक एंड यहाँ टच है और दूसरा एंड जो है वो पहले वाले स्लिप रिंग के अंदर से होता हुआ दूसरे को टच कर रहा है। इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। ये भी स्लिप रिंग है, ये भी स्लिप रिंग है। और देखो ये मेटल का ब्रश है, यहाँ लगा हुआ है, आप इधर भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ ये तो आपका दोनों क्या है मेटल के ब्रश लगे हैं, जो आपका ये आपका B1 है और आपका B2 है, ठीक है ना। और इसी को टच करता हुआ, जैसे मान लीजिए ये वाला जो एंड है, ये वाला जब ये रोटेट करेगा तो इसको टच करता हुआ रोटेट करेगा, किसको, स्लिप रिंग को टच करता हुआ रोटेट करेगा हमेशा। तो जो भी करंट आएगी हम इधर से निकाल सकते हैं। और जो दूसरा एंड है वो जब रोटेट करेगा तो वो भी स्लिप रिंग को हमेशा टच करता हुआ, तो आप ब्रश यहाँ निकाल सकते हो, दो वायर यहाँ से निकाल कर आप बल्ब में लगा सकते हो ईजिली, जो है कि आपको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिल जाएगा। ये आपका मैग्नेट है। एक चीज़ और, ये जो आप लगाते हो ना, ये जो कॉइल लगाते हो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो आप, इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं बेटा जी, आर्मेचर। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स आप कर सकते हो, आपको एक ही टर्न दिखाई पड़ रहा है, आप 1 2 3 4 जितने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ बढ़ा सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है, हम जो आपको बोल रहे हैं। इस तरीके से हम लोग एसी को जनरेट करते हैं, और जो उसका आउटपुट है उसको हम कैसे प्रॉपर तरीके से निकालते हैं, उसके लिए हम लोग स्लिप रिंग और ब्रश का यूज करते हैं, ठीक है बेटा जी। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जब अब इसमें रोटेट करेगा, रिंग इसमें रोटेट करेगी, तो इसमें दो बार इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। एक कंप्लीट साइकिल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, एक पूरे के पूरे कंप्लीट साइकिल में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो दो बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये सब आप समझ चुके हो, जान भी चुके हो। खैर एनीवे, इसको मैं मैथमेटिकल भी निकालूंगा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। इसकी जो मैकेनिज्म है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है बेटा जी। अब इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हम उस पर आते हैं। इसका मतलब क्या है, करंट एक बार क्या होगी, करंट एक बार जाएगी क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा जी। ओके बेटा, तो हम दिखाते हैं आपको बेटा, थोड़ा सा इसका एनिमेशन देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए आपका ये जो कॉइल आपको देखो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। ये कॉइल देखो रोटेट करता जाएगा इस तरीके से, और देखो इसका एक एंड स्लिप पे हमेशा क्या चलता रहेगा और दूसरा दूसरी स्लिप पे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने एक वाले को फिक्स कर दिया ना, तो वो उसी को रोटेट करके दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कि कैसे रोटेट करेगा, एरिया वेक्टर कैसे चेंज होगा उसका, इस प्रकार से वो रोटेट करता रहेगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप होगा और हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को हम लोग आउटपुट से निकाल लेंगे। देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगी बात। देखो ध्यान से, ये देखो
ये घूम रहा है ना, इसमें घूम रहा है, देखो स्लिप आपकी ये है, दूसरी स्लिप आपकी ये है, और इसको यहाँ से एक वायर निकाल लिया है, इसमें लगा दिया है। देखो ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका एमीटर आपका है। तो आपने कहा कि देखो ये हमने क्या है इसमें लगा दिया कर, एक टर्मिनल हमने यहाँ ला के लगाया है, दूसरा हमने यहाँ से, यह ना आपका ब्रशेस, आपका ब्रश है, तो यहाँ से लाया इसको लगा दिया एक एंड, और दूसरा यहाँ से लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपको ये रोटेट करेगा, और ये करंट जो है इसमें राइट और लेफ्ट दोनों डिफ्लेक्ट हो रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखो बेटा, देख रहे हो ना, देखो ये करंट राइट जा रही है, फिर लेफ्ट आ रही है, फिर राइट जा रही है, फिर लेफ्ट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो देखो फील्ड बनी, इसमें ऑल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वो बनेगा, और ऑल्टरनेटिंग करंट डेवलप हो जाएगी आपकी। करंट 2 बार आप डायरेक्शन चेंज करती है, मैंने प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इसकी वर्किंग है, इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से काम करता है। आई थिंक आपको डायग्राम को देख करके चला होगा पता कि किस प्रकार से हमारा जो आर्मेचर है, और इस कॉइल को बोलते हैं आर्मेचर जो रोटेट कर रहा है, ठीक है बेटा जी। तो 1 बाय 1 करके इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो प्रिंसिपल है किस पर बेस्ड है बेटा जी, इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग जब करंट हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, तो कॉइल को रोटेट करते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल बनेगा, हम इसको पॉइंट आउट कर दे रहे हैं बेटा जी। तो इसमें जो प्रिंसिपल बनेगा आपका लिखोगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस पर बेस्ड है, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, कहेंगे वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है ना बेटा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो पता है कि जब कॉइल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा, जिससे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और क्या है, और इंड्यूस्ड करंट दोनों बनेगी वहाँ पर, ठीक है बेटा जी। दैट इज वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कंडक्टर, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल हो गया पहली बार, ठीक है ना। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसमें कौन कौन से इसेंशियल पार्ट लगे हुए हैं। तो अगर पहला लिखा आपने प्रिंसिपल, दूसरा हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर हम लिखा कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट इसमें आया है, वो आया है फील्ड मैग्नेट। क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने लगाया हुआ नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। दूसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो आर्मेचर आएगा। आर्मेचर का मतलब क्या होगा कि जो आपने कॉइलिंग की हुई है, ये कॉइल आपका जो है ना, ये अगर आप लिखो इसको A B C और D, तो ये आपका आर्मेचर है, मतलब वो जो कॉइल आपका है। आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा सकते हो। तो इसका क्या है कि आर्मेचर की बात करेंगे, ठीक है ना। और जो आपका थर्ड होगा वो होगा स्लिप रिंग्स, ठीक है, इनका काम बता दिया मैंने क्या है। और जो आपका फोर्थ होगा वो ब्रशेस हैं, ठीक है ना। ये इसके इसेंशियल पार्ट हैं जो कि ज़रूरी है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वर्किंग के बारे में देख लेते हैं, काम कैसे करता है ये, है ना। तो इसकी वर्किंग देखते हैं, क्या है इसकी वर्किंग। तो मैंने बेटा ये कहा कि मान लो जो कॉइल आपने लिया, ये जो कॉइल है, ये मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। किससे कर रहा है रोटेट, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो किसी एट एनी टाइम टी इस आर्मेचर का जो एरिया वेक्टर है और फील्ड के बीच का मान लो एंगल है थीटा, ठीक है ना बेटा जी। तो आप क्या लिखोगे, एट एनी टाइम टी, ये बेटा मैं बोल रहा हूँ, इसे मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपका कॉइल है ना, ये मान लो इसकी एक्सिस है, ये इसमें रोटेशन हो रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो मान लो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा क्या माने, ओमेगा को मानेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बेटा जी। और ये जब रोटेट कर रहा है तो मान लो किसी टाइम टी पर, एट एनी टाइम टी, जब रोटेट कर रहा है तो किसी टाइम टी पर जो एंगल है किसके बीच में, इसके एरिया वेक्टर के, इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मान लो है थीटा। और इसकी क्या है, ओमेगा इज़ व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा को अगर आपने क्या मान लिया कि ओमेगा इज़ आपकी क्या है, एंगुलर
वेलोसिटी है, तो आप बताओ कि व्हाट इज़ द एंगल एट एनी टाइम टी। थीटा पर एंगल क्या बनेगा, एंगल क्या होगा थीटा एट एनी टाइम टी विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये होगा ओमेगा इंटू टी होगा, ये आप जान रहे हो इसको। तो थीटा इज़ व्हाट हियर, ओमेगा इंटू टी होगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब ये कॉइल इस फील्ड में रोटेट कर रहा है तो इस कॉइल में जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो ना, ये आपका ऊपर आएगा, 3D में है ना पिक्चर आपका, तो एरिया वेक्टर होगा और ये आपकी फील्ड होगी, इनके बीच का एंगल क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे जी ने कहा कि अगर किसी कॉइल में किसी क्लोज लूप को अगर फील्ड के अंदर अगर हम रोटेट करते हैं और उसमें अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहाँ पर उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखो यहाँ से, अच्छा इसके पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। मान लो यहाँ पर ये जो आपका कॉइल है ना, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपका है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम देते हैं, एन इज़ व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, जो कॉइल आपका है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एक दो, कितनी बार इसको वायर को उसमें टर्न्स किया गया है, मान लो एन, ठीक है ना। अच्छा ए क्या है, ए इज़ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल, जो कॉइल की एरिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बी को हमने ले लिया, बी इज़ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक, इसको बी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा जी। और थीटा को आप लिख चुके हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टाइम टी, ये आपका ओमेगा टी है। तो अब बताओ इसमें फ्लक्स कितना लिंक होगा, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड एट एनी टाइम टी, इसमें कितना फ्लक्स लिंक होगा बेटा जी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फ्लक्स, बी इंटू ए, तो एन बी ए कॉस थीटा, अरे भाई बी ए कॉस थीटा होता है ना फ्लक्स, जो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एट एनी टाइम टी। और इसको हम क्या देख सकते हैं बेटा, थीटा लिखेंगे तो ये लिखेंगे फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये। तो फ्लक्स इस तरीके से लिखा जाएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में, और बी ए कॉस ओमेगा टी है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि क्या ये फ्लक्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है ड्यूरिंग द रोटेशन, आप लोगों को बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। जो फ्लक्स अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ जो होगा, ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये ठीक है ना। तो ई कितना होगा, जो कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कितना होगा, माइनस एन बी ए। अच्छा पूरा पूरा हम पहले कर लेते हैं, फिर बात डी अपॉन डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना। एन बी ए आपका कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, तो ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है बेटा। तो आपका जो ई आएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो माइनस एन बी ए, इसको जब इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस ओमेगा ना, टी के साथ जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है वो भी बाहर आता है, तो साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है ना। तो इसको प्लस कर देगा, तो ये आपका आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना।
अब इस टर्म को अगर हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट, और इसको हम मान लेते हैं ई नॉट, है ना। तो ई क्या होगा, ई इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखो, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। ये तो पहले से आप कर भी चुके हो। और जो ई नॉट आपका है ये पीक वोल्टेज है, और ये कितना है, एन बी ए ओमेगा। इसको बोलेंगे पीक वोल्टेज, आप जानते हो पीक वोल्टेज। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका क्या आ गया, ये इट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ आ गया, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ गया। ठीक है बेटा जी, तो इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हो और जान भी रहे हो। ठीक है बेटा जी, तो ये अच्छा, अब देखो ये कब होगा मैक्सिमम, कब होगा मिनिमम, ये भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका कॉयल, यही ना कॉयल आपका, ये ऐसे, ये मान लो कॉयल आपका, ठीक है ना, ए बी सी डी मान लिया हमने, सिंपल बता रहे हैं आपको, ए बी सी डी, ठीक है ना। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है मान लो ऐसे बनी हुई है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ए बी सी डी कॉयल, आप इमेजिन करो कॉयल ऐसे रखा हुआ है, नो छोड़ दो उसको, उसके एंड कहाँ गया, मान लो कॉयल ऐसे रखा गया है, अब फील्ड आपकी ऐसी बनी है, ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ ए बी सी डी का कहाँ होगा एरिया वेक्टर, वो आपके फेस के सामने होगा, आपके चेहरे के सामने मान लो एरिया वेक्टर है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप बताइए कि इस टाइम पर अगर इस तरीके से आपकी फील्ड बनी है, एरिया वेक्टर है। ठीक है बेटा जी, अच्छा आप बताओ कि जब आपका एरिया, अच्छा इस तरीके से रखा हुआ, कितना अभी एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री। कितना बना हुआ है, 90 डिग्री। तो आप बताइए जब एरिया वेक्टर, ये आपकी फील्ड है ना, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये आपकी फील्ड है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये आपका फील्ड है, और ये आपका मान लो एरिया वेक्टर है, कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। तो फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बना हुआ है बेटा जी, तो यहाँ पर ये आपका एरिया वेक्टर है, बाहर की तरफ दिख रहा है ना आप लोगों को। इस टाइम पर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, इस टाइम पर थीटा कितना बेटा जी, 90 डिग्री है। जब बी और ए के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो उस टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, बोलो बेटा जी। अगर हम ई की बात करें तो ई आपका कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा आपका साइन 91 होता है, तो ई आ जाएगा आपका ई नॉट आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात। अब इसको रोटेट किया आपने ऐसे, मान लो ऐसे आपने रोटेट किया, ये वाला टर्म आपका, ये वाला पार्ट आपका ऊपर उठेगा, ये वाला पार्ट आपका नीचे जाएगा। घुमाया इसको आपने, जब इसको रोटेट किया आपने, तो मान लो रोटेशन करते आपकी फील्ड ऐसे बन गई, ये तो पहले से बनी हुई है बी, और जब इसको क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो जो एरिया वेक्टर जो आपके फेस के सामने वो घूमेगा राइट साइड में, वो चला जाएगा बी की तरफ। तो मान लो एरिया वेक्टर आपका इधर आ गया ऐसे। अब बताइए कि एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है, और साइन 0 0 होता है, तो ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी, वो आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है बेटा जी, अभी इसको मैं इसी के सामने लिखूंगा, क्योंकि आपको नीचे कर देंगे तो आपको इतना क्लियर नहीं होगा। ये हो गया तुम्हारा। अच्छा इसको और घुमाएंगे, मतलब ए को लेके जाएंगे अंदर की तरफ, कहाँ ले जाएंगे बेटा, अंदर की तरफ जाएंगे ना, अब भी एक बार और रोटेट करेंगे तो अंदर की तरफ लेके जाएंगे। जब इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे तो बी क्या होगा तुम्हारा, देखो बी आपका, ए तो बी तो आपका ज्यों करते हो ऐसे ही होगा। अब ये कहाँ जाएगा, ए को घुमाएंगे तो ए इनवर्ड जाएगा। जब ए जाएगा इनवर्ड तो आप ऐसे बनाओगे ए को, कैसे, देखो ए, सॉरी ये आपका बी है, बी ज्यों करते हो हैं। अब ए को घुमा रहे हो आप, ए को, अभी तो पहले तो ए तो आपकी फेस की तरफ था, फिर ए को घुमाया, फिर ए कहाँ आ गया, बी की तरफ आ गया, फिर और घुमाओगे तो ए अंदर की तरफ जाएगा, ये जाएगा क्रॉस में, ये चला गया ए। तो पहले एंगल 90 था, अब 0 बना, 90 से आपने स्टार्ट किया, इसके बाद क्या बनेगा आपका, अब बन जाएगा बेटा 270। कितना बन जाएगा, 270, क्योंकि आपने 90 से स्टार्ट किया ना, तो 90 आप घूम के 80 बनेगा, 180। तो बेटा इस तरीके से रोटेशन करोगे आप, तो सारी वैल्यू यहाँ रख के आप देख सकते हो। मैं डायग्राम सीधे बनाता हूँ डायग्राम, क्योंकि ये देखो, ये मैंने क्या किया, ये मैंने जो बनाया है आपका, मान लो ये आपका ई है,
है ना। और ये इधर इधर आपका जो है थीटा है, एंगल है ना बेटा जी, ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल है, इसको थीटा ले लिया हमने, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। जब आपका एंगल जीरो होगा तो साइन जीरो, जब आपका एंगल जीरो साइन जीरो वन होगा, सॉरी जब एंगल आपका जीरो होगा नहीं बी और ए, आपका ना ये बी और ए के बीच का जब एंगल जीरो होगा ना तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ई की वैल्यू पूरी की पूरी जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आपका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे देखोगे आप लोग, और ये वैल्यू आप पुट करके देख लेना बेटा जी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री है ना, यहाँ जो एंगल आपका बनेगा 180 डिग्री बनेगा, यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा ये बनेगा 270 और ये आपका बनेगा 360। सारी वैल्यू यहाँ रख के देख सकते हो। जब आपका एंगल जीरो है तो साइन जीरो जीरो होता है, ई की वैल्यू जीरो तो जीरो हो गई। और जब आपका, अब देखो यहाँ देखो बेटा जी, जब आपका आपने क्या किया, ओमेगा टी को आप रखो 90 डिग्री, साइन 91 होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट, तो ये वैल्यू आपकी ई नॉट होगी, ये आपकी ई नॉट होगी मैक्सिमम, ठीक है ना। और जब आपने साइन ओमेगा टी साइन 180 रखा आपने यहाँ पर, कितना रखा बेटा जी 180, तो साइन 180 क्या होगा, जीरो होगा, तो ई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो देखो जीरो आ गई। फिर जब आप यहाँ रखोगे साइन 270 डिग्री, थीटा का वैल्यू 270 पे साइन की वैल्यू -1 होती है, ये पूरा का पूरा -1 हो जाएगा, तो ई नॉट माइनस में आएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, देखो ये आपका माइनस ई नॉट है। फिर जब रखोगे 60 फिर आपका जीरो आ जाएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो वोल्टेज का वेरिएशन है एंगल के साथ कुछ ऐसा है। और ये ग्राफ है किसका, ये है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है, कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो ये आपका ऑल्टरनेटिंग का ग्राफ मैंने आपको बनाया। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग जनरेट करते हैं, और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज करस्पॉन्डिंग क्या ऑल्टरनेटिंग करंट आएगी, वो करंट हमारे घरों तक पहुँचता है। तो ये तो कुछ वर्किंग थी, कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको बताना था, अब बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस चीज़ को आप लोग बड़े ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना। कहीं डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ओके बेटा, थैंक यू।